हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आइए आपका मैं स्वागत करता हूं एग्जाम विद मी में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं जीके की क्लास लेने वाला था आज, तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन सेशन की ओर बढ़ते हैं। किसी ने एक बात कही थी कि इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट, लेकिन मैं कहता हूं कि इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डेफिनेटली अचीव इट, क्योंकि जो आप सोच सकते हैं आप वो कर भी सकते हैं। तो आपको इसके लिए सिर्फ अपना हौसला मजबूत रखना है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जो जीडी का पेपर है वो आपका 15 जनवरी के बाद लगा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम बर्बाद किए क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रवीश मल्होत्रा, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स या फिर कल्पना चावला। अगर मैं बात करूं रवीश मल्होत्रा की, तो एक टेंट पायलट थे, उन्होंने यूएसएसआर के लिए भी काम किया हुआ है। अगर मैं दूसरा बात करूं राकेश शर्मा, ये पहले भारतीय थी जिनको नासा ने अंतरिक्ष में भेजा हुआ था, इसलिए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाता है राकेश शर्मा। लेकिन अगर मैं बात करूं सुनीता विलियम्स, ये भारत की सेकेंड महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, जिनको अमेरिका ने भेजा था। ये भारतीय मूल की थी और ये गुजरात की रहने वाली थी। अगर मैं कल्पना चावला की बात करूं, तो ये भारत की पहली महिला है जो अमेरिका के द्वारा, नासा के द्वारा, अमेरिका जो नासा है वो यूएसए की ही एक स्पेस एजेंसी है, तो कल्पना चावला भी भारतीय मूल की पहली महिला थी। अगर पहले भारतीय की बात की जाए तो राकेश शर्मा, अगर पहले महिला की बात की जाए तो कल्पना चावला जी। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आईएसआरओ का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसरो। इसरो की स्थापना की बात की जाए तो इसरो की स्थापना तब हुई थी, उस दिन हुई थी जिस दिन भारत हमारा आजाद हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई के प्रयासों से हुई थी, और विक्रम साराभाई ही इसके पहले अध्यक्ष भी थे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बेंगलुरु में है। अगर मैं इसी में बात करूं तो जो आपका इसरो है, इसरो ने अभी कुछ टाइम पहले EOS-04 लॉन्च किया था, जो कई बार पूछा गया है, यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन ही लॉन्च किया गया था। अगर मैं इसरो के अलावा बात करूं तो VSSR, विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, जो कि आपका तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसरो को जो सही आंसर हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं तो वो है आपके इस समय सोमनाथ, यानी कि यह सोमनाथ। अगर जो इससे पहले की बात करूं, जो इससे जस्ट पहले थे, वो थे के सिवन। इंडिया अभी हाल ही में अपना एक गगनयान करके एक लॉन्चिंग थोड़ा सा तैयार कर रहा था, गगनयान करके, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडिया के लिए, जो 2024 में इंडिया लॉन्च करने वाला था। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ? अगर मैं भारत में एशियाई खेलों के आयोजन की बात करूं तो 2 बार हुआ है, जो नई दिल्ली में हुआ था। अगर राष्ट्रमंडल खेलों की बात की जाए कि भारत में राष्ट्रमंडल खेल कितनी बार हुए, तो भारत में राष्ट्रमंडल खेल सिर्फ एक बार हुए, जो 2010 में हुए थे, वो भी नई दिल्ली में ही हुए थे। और अगर इस बार के एशियाई खेलों की बात की जाए, जो 19वें एशियाई खेल थे, वो पूरे के पूरे चाइना में ही हुए हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और थोड़ा सा हमको तेजी से तैयारी करनी है, इसलिए हम तो थोड़ा सा जल्दी मूव करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन को देखते हुए। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? अगर मैं इसमें संतोष ट्रॉफी की बात करूं तो ये आपकी फुटबॉल से संबंधित है, रणजी क्रिकेट से, सुब्रतो कप है ये अंडर 70 फुटबॉल टूर्नामेंट से संबंधित, जबकि बॉम्बे गोल्ड कप है जो ये आपका संबंधित है हॉकी से, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन रह भी जाता। अगर मैं फुटबॉल की बात करूं तो इसके जो इस समय कैप्टन है वो आपके सुनील छेत्री, जो इस समय दुनिया की तीसरे सबसे अच्छे फुटबॉलर भी माने जाते हैं। अगर रणजी ट्रॉफी की बात की जाए तो इस बार इसको जीता है मध्य प्रदेश ने, और हराया किसको है? मुंबई को। मध्य प्रदेश पहली बार अपनी ट्रॉफी जीता, मतलब यानी कि पहला रणजी कप है जो मध्य प्रदेश जीता है इस बार। अगर मैं बात करूं आपके रणजी की, तो सबसे ज़्यादा बार जो रणजी जीता है तो मुंबई ने जीता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? भारत में सिर्फ एक ही ज्वालामुखी है जो कि आपका पड़ता है बैरन द्वीप में। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसमें तो कुछ खास था नहीं। अलमट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं महानदी पर की बात करूं तो जो हीराकुंड बांध है ये आपके महानदी पर है, जबकि अलमट्टी बांध हो चाहे नागार्जुन सागर परियोजना हो, वो दोनों की दोनों आपकी कृष्णा नदी पर ही है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम में जीडी में कई बार पूछा गया है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो इसको थोड़ा ध्यान है कि नागार्जुन सागर जो परियोजना है आपकी वो आपकी कृष्णा नदी पर है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है आपका कृष्णा। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार? अगर मैं बोकारो स्टील प्लांट की बात करूं तो वो हो जाता है आपका झारखंड में। अगर मैं टिस्को की बात करूं तो टिस्को की स्थापना हुई थी आपकी 1907 में, जो कि टाटा नगरी यानी कि जमशेदपुर, एक कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि टाटा नगरी किसे कहते हैं, तो जमशेदपुर को टाटा नगरी कहते हैं जो झारखंड में पड़ता है। अगर मैं बात करूं इसमें पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में 2 प्लांट है, एक तो बर्नपुर और जो अगला है वो आपका दुर्गापुर। अगर मैं राउरकेला की बात करूं, कई बार पूछा भी गया है कि राउरकेला कहाँ, तो ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। अगर आपको मालूम हो कि उड़ीसा में अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके हेमंत बिश्व शर्मा जी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? वी.के. आर.वी. राव, दादा भाई नौरोजी, एच.डी. तेंदुलकर या फिर पी.सी. महालनोबिस? पी.सी. महालनोबिस के जन्म दिवस यानी कि 29 जून के दिन हम लोग भारतीय सांख्यिकी दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना हुई थी। और जो भारतीय सांख्यिकी विभाग थे, इनकी जो पहली अध्यक्ष थे वो भी पी.सी. महालनोबिस ही थे। पी.सी. महालनोबिस जी का पूरा नाम होता है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इन्हीं की जन्मदिवस यानी कि 29 जून के दिन भारतीय सांख्यिकी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। पी.सी. महालनोबिस। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, सेकंड और 5 ईयर जो प्लान था, वो पी.सी. महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि कई बार पूछा भी गया है कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो किस मॉडल पर था, तो वो पी.सी. महालनोबिस मॉडल पर ही था। अगर मैं इसमें राइट आंसर की बात करूं तो वो हो जाता है आपका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी जी को जाना जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एकदम स्पेशली जीडी के लिए टारगेटेड है, एक जीडी के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए लाए गए हैं। तो इन सब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा और खुद से हल करने का ट्राई करिए, क्योंकि अगर आप इनमें से 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हैं ना तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है, मतलब किसके द्वारा प्रदान की जाती है? अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो पेट का जो अभी का एग्जाम था, पहला एग्जाम फर्स्ट मीटिंग का जो एग्जाम था, उसमें सेम क्वेश्चन इसी तरह के ऑप्शन के साथ रखा हुआ था। वित्त मंत्रालय, योजना आयोग काउंसिल, भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय विकास परिषद? अगर मैं बात करूं वित्त मंत्रालय का अध्यक्ष जो होता है वो होता है आपका फाइनेंस मिनिस्टर। भारतीय रिजर्व बैंक के जो अध्यक्ष इस समय कौन है, वो है शक्तिकांत दास, सॉरी जी, शक्तिकांत दास। अगर बात करें जो मौद्रिक नीति समिति होती है, ये अपनी रिपोर्ट साल में कितनी बार जारी करते हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मौद्रिक नीति समिति जो होती है ये अपनी रिपोर्ट साल में कितनी बार जारी करती है। अगर मैं इसमें बात करूं, जो आप कभी कभी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है,
तो अगर जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष की बात की जाए तो वो होती हैं आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ही होती हैं। चाहे जो फाइनेंस मिनिस्टर हो, हमेशा जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष फाइनेंस मिनिस्टर ही होती है। और इस समय अगर फाइनेंस मिनिस्टर की बात की जाए तो वो है आपकी निर्मला सीतारमण जी। तो इस सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगर मैं इसमें राइट आंसर की बात करूं कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम मंजूरी प्रदान करता है, वो करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद ही पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी प्रदान करता है। वित्त मंत्रालय के जो अध्यक्ष होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं। जीएसटी के भी अध्यक्ष फाइनेंस मिनिस्टर ही होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इस समय शक्तिकांत दास है। और अगर बात की जाए मौद्रिक नीति समिति जो होती है वो साल में 6 बार अपनी रिपोर्ट जारी करती है, और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर मलेशिया। अगर मैं सार्क की बात करूं तो आप जो 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं इनमें से जो आपका सबसे नीचे वाला ऑप्शन है मलेशिया, ये सार्क का सदस्य देश नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नेपाल, आपका नापाक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तीनों ही सार्क के सदस्य देश हैं। अगर सार्क के सदस्य देशों की बात की जाए तो सार्क के 8 सदस्य देश हैं, और इसीलिए जो इसकी स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। मतलब इसलिए नहीं हुई थी कि 8 देश हैं तो इसलिए इसकी स्थापना 8 तारीख को हुई थी, मतलब 8 दिसंबर को हुई, और इस समय इसके जो सदस्य देश हैं वो इसके 8 सदस्य देश हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जबकि जो आपका मलेशिया हो जाता है ये आपका आसियान का सदस्य है। आसियान में 10 मेंबर हैं। आपको ये बताना है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो जो आसियान की स्थापना हुई थी वो 8 तारीख को ही हुई थी, लेकिन आपको सन और मंथ जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। जैसा हमने इसमें सबके देखा कि सार्क की जो सदस्य देश, इसमें कौन था? मलेशिया सदस्य देश नहीं। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। अगर बात करें जो सार्क के सदस्य देशों की तो उसमें 8 सदस्य देश हैं। और अगर बात की जाए आसियान की कि आसियान में कितने देश हैं, तो आसियान में आपके 10 देश हैं। आसियान की स्थापना भी 8 अगस्त को हुई थी, लेकिन किस सन को हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नागालैंड की राजधानी क्या है? गंगटोक, इम्फाल, कोहिमा या दिसपुर। अगर दिसपुर बात करें तो ये फिर हो जाती है असम की राजधानी। मैंने आपको बताया भी है असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस समय हिमंत बिस्व शर्मा। अगर बात करूं मैं गंगटोक की तो ये राजधानी हो जाती है आपकी सिक्किम की। अगर इम्फाल की बात करें तो ये आपकी राजधानी हो जाती है मणिपुर की। अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे चुनाव भी हुए थे, तो आपको बताया मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? आप इसमें थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। तो अगर इसमें देखा जाए तो एक ही आंसर रह जाता है, वो रह जाता है कोहिमा। इसीलिए जो नागालैंड की राइट आंसर हो जाता है कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है, तो वो हो जाती है आपकी कोहिमा। इसमें आप ये भी लिखिए कि यूपी की राजधानी लखनऊ, एमपी की भोपाल, और ढेर सारे आपको जो है अगर आपको राजधानी और प्रदेश से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, हम लोग एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? मनाली, मंडी, धर्मशाला या फिर कुल्लू। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की जो पहली राजधानी है वो हो जाती है आपकी शिमला। अगर इसमें जो एक आंसर दिया हो धर्मशाला, जो तिब्बत की निर्वासित सरकार है वो धर्मशाला से ही अपना शासन चलाती है। क्योंकि कई बार पूछा गया है कि तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है वो कहाँ से अपना शासन चलाती है, वो चलाती है धर्मशाला से। दुनिया का जो सबसे ऊंचा स्टेडियम है वो भी धर्मशाला में ही स्थित है। अगर मैं इसमें हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी की बात करूं तो आपका धर्मशाला ही राइट आंसर हो जाता है। यानी कि
आंसर नंबर जो आपका सी है वो एकदम करेक्ट आंसर, यानी कि धर्मशाला ही हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी। हिमाचल प्रदेश की पहली राजधानी हो जाती शिमला। दुनिया का सबसे ऊंची स्थित जगह पर स्थित जो स्टेडियम है वो आपका धर्मशाला में हो जाता है। और जो तिब्बत की निर्वासित सरकार है वो धर्मशाला से ही अपना शासन चलाता है। आपने दलाई लामा का नाम सुना होगा। दलाई लामा एक आध्यात्मिक गुरु हैं जो तिब्बत से ही रिलेटेड है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 4 से 7 नवंबर 2022 तक किस राज्य में पहली बार पक्षियों की गिनती की जा रही है? मणिपुर, नागालैंड, असम या फिर सिक्किम? अगर इसमें बात करूं तो जिसका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका नागालैंड। नागालैंड में पहली बार पक्षियों की गिनती ये की जा रही और ये भारत में पहली बार हो रहा। अगर मैं नागालैंड की बात करूं तो नागालैंड को हम लोग लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भारत में जितने भी मैक्सिमम फेस्टिवल होते हैं या तो पक्षियों के नाम पे होते हैं या फिर खेती किसानी के नाम पे। अगर मैं इसमें इस समय बात करूं तो यहाँ पे इस समय 2 इंपॉर्टेंट पक्षी पाए जाते हैं। एक तो अमूर फाल्कन हो गया आपका, और जो दूसरा हो गया हॉर्नबिल। यहाँ पर एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, आपने अगर सुना हो। ये जो अमूर फाल्कन पक्षी है ना, ये चीन में, चाइना में अमूर नदी के तट पर पाया जाता है। जो वहां से उड़कर जब इंडिया आता है, चीन से डायरेक्ट आता है तो सिर्फ नागालैंड में ही स्टे करता है। और इसके बाद ये फिर से जब दूसरा वो होता है वो साउथ अफ्रीका, यानी कि चीन की अमूर नदी के तट से चलकर नागालैंड में रुकता है और नागालैंड से डायरेक्ट साउथ अफ्रीका। इसीलिए जो ये अमूर फाल्कन पक्षी हो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये जब 3 जगह जब यहाँ से वहाँ जाता है तो सिर्फ नागालैंड में स्टे करता है, इंडिया में सिर्फ नागालैंड में ही स्टे करता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि इंडिया में जब नागालैंड में स्टे करता है तो नागालैंड में किस जगह पर अमूर फाल्कन पक्षी रुकता है। ये जो अमूर फाल्कन है, ये जो अमूर शब्द है, चाइना में अमूर एक नदी है, उस किनारे इस पक्षी को निवास स्थान है, इसलिए इस पक्षी को अमूर फाल्कन के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 3 नवंबर 2022 को फिक्की ने किसे अपना अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है? संजीव मेहता, शुभ्रकांत पांडा, ब्रह्मानंद मिश्र या फिर नवीन पंवार? अगर मैं इसकी बात करूं फिक्की की, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1927 में। महात्मा गांधी जी का इसमें काफ़ी बड़ा योगदान था। ये जो इंडिया का सबसे पुराना व्यापार संबंधी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका फिक्की ही है। अगर इसके राइट आंसर की बात करूं तो आपके जो शुभ्रकांत पांडा जी हैं, जी इसके एकदम राइट आंसर हो जाते हैं। ये शुभ्रकांत पांडा जी आपके उड़ीसा से रिलेटेड हैं, यानी कि जो इनका निवास स्थान था वो उड़ीसा ही था। शुभ्रकांत पांडा जी को 3 नवंबर 2022 को फिक्री ने अपना अगला अध्यक्ष बनाने के लिए अनाउंस किया है कि अगले अध्यक्ष हमारे शुभ्रकांत पांडा जी हो गए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 4 नवंबर 2022 को किस देश की पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वाश टीम चैंपियनशिप 2022 पहली बार स्वर्ण पदक जीता? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार लगा के आप लोग नोट करिएगा, क्योंकि ये जो स्क्वाश टीम थी ये इंडिया ने पहली बार इतने सालों में जीता। अगर इसकी बात करें तो जो स्क्वाश चैंपियन ये हर 2 साल में आपकी होती है, यानी कि हर 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। इस बार जो इसको जीता वो भारत ने जीता है, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाता सी। भारत की टीम को जो इस बार लीड कर रहे थे वो तो सौरभ घोषाल जी, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि सौरभ घोषाल किस खेल से संबंधित हैं, तो ये स्क्वाश खेल से संबंधित है। अगर मैं इसमें बात करूं गोल्ड जीता भारत ने। अगर जो भारत की महिला टीम थी, भारत की महिला टीम को इस बार कांस्य पदक से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी, लेकिन भारत की महिला टीम ने भी इसमें कांस्य पदक जीता। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्क्वाश चैंपियन भारत पहली बार जीता, 2 साल में एक बार चैंपियनशिप होता है। भारत की पुरुष जो टीम थी उसने गोल्ड जीता और जो भारत की महिला टीम थी उसने कांस्य जीता। भारत की पुरुष टीम के जो कैप्टन थे वो सौरभ घोषाल थे, इसलिए सौरभ घोषाल जी आपके स्क्वाश से संबंधित हैं। देखिए, किसी ने कई बार कहा भी हुआ है कि जीवन में जो लोग पसीने से नहाते हैं वही लोग इतिहास भी बदलते हैं, क्योंकि पसीना तब ही निकलता है जब आप लोग कठिन परिश्रम करते हैं, जब आप लोगों के अंदर किसी चीज़ को पाने की ललक होती है, आप लोगों के अंदर चाह होती है कि नहीं मुझे इस चीज़ को हासिल ही करना है, तब आप अपना प्रयास करते हैं।
ये जो एग्ज़ाम है ये एक दिन का खेल नहीं है, इसके लिए कई सालों की कठिन तपस्या लगती है, मेहनत लगती है। तो आप लोग इसको हल्के मत लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो आप आज जिस स्थान पर हैं उसमें आपके माँ बाप की कई सालों की मेहनत है। क्या वो अपना कार्य करना बंद कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। तो आपको भी अपना कार्य करना बंद नहीं करना। आपका इस समय जो कार्य है वो है पढ़ाई, क्योंकि जब आप शिक्षित हो जाते हैं तो आप अपने साथ अपने परिवार और समाज का भी कल्याण करते हैं। तो इसी तरह शिक्षा की ओर अग्रसर रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।